Hello and welcome back to MKG Biotech Club. In this video, we are going to discuss about the very important topic for CSIR NET Life Science exam. And I also want to share some of the tips and tricks how to deal with the exam when you are in the examination hall. So if you are new to my channel, please subscribe the channel. And okay, so let's get started. Okay, so if we are talking about the strategy, so I think this is not the right time to uh, talk about this because I think most of the students जो हैं वो prepare कर रहे हैं 6 months से 8 months से yearly, तो उस time जो strategy बनाते हैं that is the main strategy. But मैं जो आपसे strategy की बात कर रही हूँ ये बात कर रही हूँ कि exam में आपको किस तरीके की strategy को follow करना है. You know that the question paper is divided into 3 sections, section A, B and C. सेक्शन ए में आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं या जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रीजनिंग टाइप या न्यूमेरिकल मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्मॉल कैलकुलेशन पार्ट. तो वो क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपसे बात करूंगी सेक्शन बी एंड सी के बारे में जहाँ पे आपके लाइफ साइंस से रिलेटेड टॉपिक होते हैं. बी जो सेक्शन होता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे. सी पार्ट विच इज द मेन पार्ट, वहां पे हर क्वेश्चन को एनालाइज करके एक रिसर्च की फॉर्म में दिया होता है. तो कई बार क्वेश्चन को समझना ही बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब मे बी वो टॉपिक उनका पढ़ा हुआ होता है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए. तो कुछ टिप्स जो आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय के लिए यूज करनी है. पहली एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. दैट मीन्स कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज आस्क्ड, मतलब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. कई बार क्या होता है आप क्वेश्चन नहीं रीड करते हो ठीक से और पूछा इनकरेक्ट है, आप करेक्ट देख के आंसर कर देते हो. दिस इज द रॉन्ग वे टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन. ओके, एंड सेकेंड थिंग, आपको ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है. लाइक अगर कोई क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ओके, और वहां स्टेटमेंट्स दिए हैं 4 आपको पहले, एंड यू डोंट नो मच अबाउट द 3 स्टेटमेंट्स, बट वन स्टेटमेंट के बारे में आप वेरी श्योर हो कि हाँ ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, नाउ अब आप क्या करोगे, ये नहीं कि आप स्किप कर जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, आप ऑप्शंस को रीड करोगे केयरफुली. कई बार क्या होता है ऑप्शंस में जो पेयर्स में दिया रहता है कि ओनली ए एंड बी आर इनकरेक्ट या बी एंड सी आर इनकरेक्ट, सी और डी आर इनकरेक्ट, वो जो ऑप्शंस दिए रहते हैं कई बार हम लोग वहीं पे अपनी इलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाते हैं. लाइक मैंने अभी बोला कि 4 ऑप्शंस थे जिसमें से एक इनकरेक्ट, आप श्योर हो कि ये करेक्ट है और पूछा गया है इनकरेक्ट, और उस स्टेटमेंट को, मतलब सपोज वो ए ऑप्शन था और आपने अगर देखा ऑप्शंस को तो 3 ऑप्शन में ए दिया हुआ है, तो आपको पता है ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपको पता है अच्छे से, तो वो इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता. तो आप इजीली उन तीनों स्टेटमेंट्स को, तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं. नाउ आपका आंसर सही होने वाला है. ठीक है, तो जबकि आपको चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं पता था तब भी आपने जो आंसर अटेम्प्ट किया वो एकदम सही था एंड आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई. यू गॉट द मार्क्स, जो भी मार्क्स थे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स, यू गेट द मार्क्स. ओके, सो यहाँ पे इलिमिनेशन टेक्निक का ये रोल होता है. उसके अलावा हमने इलिमिनेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, हाउ टू यूज द इलिमिनेशन टेक्निक व्हाइल अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. चाहे वो क्वेश्चन आपके कॉलम वाइज हो, कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ दिया है और मैच द फॉलोइंग टाइप में आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहां पर भी एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है. क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना है, पेन और पेपर का यूज करना है. पेपर पे पहले नोट डाउन कर लो शॉर्ट में, इनकरेक्ट के लिए या करेक्ट के लिए. इनकरेक्ट के लिए सपोज आप फॉल्स स्टेटमेंट की बात हो रही है तो एफ लिख सकते हो शॉर्ट में कि आपसे फॉल्स पूछा गया है. ट्रू के लिए या करेक्ट स्टेटमेंट के लिए सी या टी लिख सकते हो शॉर्ट में, एंड आफ्टर दैट यू कैन रीड द ऑप्शंस. ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को रीड करो. सबसे पहले ये पढ़ो कि क्या पूछा गया है, फिर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो ताकि आपके माइंड में रहे कि आपको आंसर किस चीज को करना है, करेक्ट को और इनकरेक्ट को. ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज अदर थिंग्स. और प्लीज कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत यूज करो जहां पे नेगेटिव मार्क्स जाने पाए. अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो लीव इट, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको. ठीक है, स्किप टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट अदर क्वेश्चंस. डोंट अटेम्प्ट दैट. मतलब नेगेटिव में क्यों मार्क्स दे रहे हो अपने, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है नेगेटिव मार्क्स देने की. ओके, नाउ दिस इज द पार्ट
जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके CSIR एग्जाम के लिए, और ये आपको स्किप नहीं करने। अभी 2 दिन का टाइम है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो इसे। पहली चीज तो मैं आपके संग ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ बच्चे माइंड में लेके चलते हैं कि हमारे पास 13 यूनिट का सिलेबस है तो हमें 13 नहीं पढ़नी है, हम 7 या 8 यूनिट पढ़ लें तो हम आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है प्रिपरेशन करने का। आपने अगर PYQs पढ़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिट ऐसी है जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और इन ऑल एवरेज भी सबका सेम ही है, सबसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते एक पर्टिकुलर यूनिट है अगर उसे पढ़ के चले जाएंगे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और एक यूनिट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें देखो स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें नहीं कोई कह रहा है 10 घंटे बैठ के किताब खोल के पढ़ते रहो, आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो वो काम की चीज हो, आपके एग्जाम में जो पूछी जाने वाली है वो पढ़ो ना, ठीक है। आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आप एक स्मार्ट स्टडी करो, आप जो भी पढ़ने वाले हो वो चीजें आपके एग्जाम में आए और वो चीजें आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। तो मैं अभी एग्जाम आप लोग दे लो, उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं या जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो प्लीज मेरे संग सब्सक्राइब रहिएगा। मैं यहाँ पे सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट करूंगी जहाँ पे टॉपिक वाइज मैं आपके संग पहले थ्योरी पार्ट भी डिस्कस करूंगी, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, एंड हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस वो वाला पार्ट भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सपोज मैं आपसे अगर 20 टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ और इन 20 में से अगर 15 भी आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है एग्जाम, ठीक है। तो प्लीज इन टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। आप अगर स्किप कर चुके हो तो आप इन्हें बैठ के पढ़ो, अभी 2 दिन का टाइम है, यू हैव इनफ टाइम। और पढ़ चुके हो तो रिवाइज करो और अच्छे से रिवाइज करो, ओके। सो फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन, जो आपकी यूनिट फर्स्ट वाला पार्ट है। फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, आपके कोवलेंट फोर्स, नॉन कोवलेंट फोर्सेस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो भी आपके हाइड्रोफोबिक है इंटरैक्शंस, ये सारे के एग्जाम्पल्स और इनमें कितनी एनर्जी यूज होती है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ लो। रामाचंद्रन प्लॉट से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये टॉपिक स्किप करने वाला नहीं है। एंजाइम इनिबिटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्राफिकल टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ प्लॉट होता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है विच टाइप ऑफ इनिबिशन इज दैट, तो वहां पे कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है, या नॉन कॉम्पिटिटिव कौन सी होने वाली है, साथ में सबस्ट्रेट और इनिबिटर के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो भी हो, आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर पे बेस्ड बी सेक्शन में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। सेक्शन बी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट होते हैं, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे उसमें, वहां एलिमिनेशन टेक्निक का यूज नहीं होगा, ठीक है। वहां आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, लॉजिकल क्वेश्चंस में देखिए आप कुछ टेक्निक नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ DNA एंड RNA, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, आपकी जितनी CDKs हैं, आपके फेसेस जो भी हैं सेल साइकिल के, उनमें कौन सा CDK अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे कौन सा किससे लिंक हो रहा है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी होंगी आपको, ये आप स्किप नहीं कर सकते हो, और अगर कर रहे थे तो पढ़ लो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों, मतलब सेक्शन सी में भी आता है, बी में भी आता है, तो ये भी आपको स्किप नहीं करना है। उसके अलावा एक रिकॉम्बिनेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें स्पेसिफिकली होमोलोगस एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको स्किप नहीं करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स के जो स्ट्रक्चर थे वो तो आई थिंक सबको क्लियर होंगे ही, लेकिन उनके जीन का क्या स्ट्रक्चर है, प्रोमोटर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, यू नो दैट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से डिफरेंस आता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में कैसे होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जीन्स के बारे में बेसिकली प्रमोटर रीजन कौन सी है आपकी, ठीक है, रेगुलेशन कहाँ पे हो रहा है, ये सारे पार्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिग्नलिंग की बात करें, अच्छा ये जो मैं टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये मैं पूरे 13 यूनिट के जो भी एक एक दो दो ऐसे टॉपिक थे हर यूनिट से जो मुझे लग रहे हैं कि नहीं ये आपको स्किप नहीं करने हैं, चाहे आप बाकी चीजें पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये टॉपिक स्किप नहीं करना है आपको। तो मैं आपके संग बस वो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं फ्रॉम माय साइड कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, और आई थिंक ये बहुत लास्ट मोमेंट है और यहाँ पे मैं आपको बस सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इसको एक बार रिवाइज कर लो, और अगर नहीं पढ़ा है इन दैट केस पढ़ लो, ठीक है। नाउ गैप जंक्शन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपका गैस्ट्रुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स इन एनिमल्स
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, जर्म लेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, कंपोजिशन पे, किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, इस पे रिलेटेड आते हैं। मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फ्लावरिंग पे आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फ्लोरल डेवलपमेंट पे, फ्लोरल फॉर्मूला आपने पढ़ा है, उस पे आते हैं। उसके अलावा अगर हम पाथवेज की बात करें तो C3, C4 और कैंप पाथवे, तीनों पाथवे प्लीज आप लोग रिवाइज कर लो, इनको, इनके स्टेप्स को रिवाइज कर लो। कहीं ना कहीं सेक्शन बी में क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स आपके ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोसिन, इथाइलिन, ऑक्जेलिक एसिड, ये पांचों हार्मोन्स को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, इनके फंक्शंस रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, नाउ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, प्लांट्स के कौन से पार्ट से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, क्या फंक्शंस शो करती हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ अगर हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी की, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एसबी नोड, हार्ट से रिलेटेड, पंपिंग से रिलेटेड, हार्ट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो वॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल भी स्किप करने वाला है ही नहीं। उसके अलावा माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आपका कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये तीन प्रोसेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेक्शन सी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, किस टाइप की डिजीज है, ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ठीक है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये सारी चीजें, लॉर्ड स्कोर, ये आप स्किप नहीं कर सकते। उसके अलावा क्रोमोसोम अल्टरेशन, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल, ये वाला पार्ट आपके इन्वर्जन कहाँ हो रहा है, डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ ट्रांसवर्जन हो रहा है, डायग्रामेटिकली भी क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट भी आता है। ठीक है, दोनों टाइप से सेक्शन बी एंड सी दोनों में आते हैं क्वेश्चन। इकोलॉजी की बात करें तो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज आप लोग रिवाइज कर लीजिए, स्पीशीज इंटरैक्शन कर लीजिए। ठीक है, कंपटीशन कहाँ हो रहा है, म्यूचुअलिज्म कैसे होता है, सिम्बायोसिस कहाँ हो रही है, मतलब ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ इकोलॉजिकल सेक्सेशन, ये भी नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी वैनबर्ग लॉ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बट कैलकुलेशन वाले भी आते हैं। स्पीशिएशन पे आ सकते हैं, एलोपेट्रिसिटी पे आ सकते हैं, सिम्पैट्रिसिटी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सेक्सुअल सिलेक्शन, को इवोल्यूशन, ये टॉपिक ऐसे इनमें से किसी भी एक पे आ सकता है, लेकिन आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सारे ही ये पूरे जो स्पेसिएशन वाला टॉपिक है, ये आपकी जो सिलेबस की लाइन आप देखोगे, लास्ट लाइन जो थी, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसे पूरा पढ़ के जाना। ऑल्टरिज्म, उससे रिलेटेड आपके पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, रिप्रोडक्टिव सक्सेस, पेरेंटल केयर, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं। न्यूमेरिकल तो ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप एक थियोरेटिकल पार्ट है, छोटा सा है, इसे पढ़ सकते हो। मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू डायग्नोसिस, RFLP, RAPD, FLP, डोमिनेंट मार्कर कौन से हैं, कोडोमिनेंट कौन से हैं, ठीक है, इनके प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या कई बार कंपैरिजन करके आ जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, जो मैंने सबसे पहले आपके संग डिस्कस की थी, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, वहां पे पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और करेक्ट। वो वाले पार्ट के लिए आपको बता रही हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। देन एलाइजा एंड रिया, ठीक है, ये दोनों टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो टेक्निक वाला पार्ट है आपका, उसमें आपकी एक्सरे डिफ्रैक्शन, NMR, ECG, ये कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं 4-5 जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। इनको आपको 100% पढ़ के ही जाना है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक्स थे आपके, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इतने टॉपिक्स में से आपको एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। इन केस आपने स्किप किया है, यू हैव 2 days टाइम। ठीक है, 17 को पेपर है, अभी तो 14 ही है हमारे पास, 15-16 पूरा पूरा दिन है, इवन आज का भी दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, एंड यू कैन व्यू अदर वीडियोस ऑल्सो, जो मैंने गेट के लिए अप्लाई किया ऑलरेडी किए हुए हैं जो है अपलोड, उनमें कई सारे टॉपिक्स सेम हैं, तो आप उनको देख सकते हो, क्वेश्चंस भी उसमें मैंने डिस्कस किए हुए हैं साथ में। और इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and all the very best for your exam.